बादल कौवा पेड़ के नीचे साधु के भेष में बैठा मक्खियां मार रहा था। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? लगता है खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया है। सुबह से एक भी पक्षी नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना बिजनेस बदलना पड़ेगा। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उड़ते हुए तोता वहां आता है। आ गया आ गया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या साधु बाबा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ बच्चा। ऐसा क्यों साधु जी, मैं तो आपको नहीं जानता। बेटा, पिछले जन्म में तू मेरा शिष्य था और मैं तेरा गुरु। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुक, जरा मेरी पूरी बात तो सुन ले। पिछले जन्म में तुमने मुझसे 1000 उधारा लिया था। फिर तो साधु जी मैंने आपको 2000 वापिस लौटाए होंगे। अबे मोटी चूंच वाले, पैसे देने की तो दूर की बात है, उल्टा तूने मेरे घर में चोरी की थी और मेरे 5000 लेकर भाग गया था। बादल की ये बात सुनकर तोता सोच में पड़ जाता है। कुल मिलाकर मेरे 6000 रुपए हैं तुम्हारी तरफ। ये क्या कह रही हो आप झूठ बोल रहे हो। क्या कहा? इसका मतलब तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? हाँ, नहीं दूंगा। तेरी इतनी मजाल, अब मैं तुझे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। इतना बोलकर बादल कौवा गुस्से में मंत्रों का जाप करने लगता है। तू मंत्र छू, चाय में डूबे बिस्किट की तरह इसे भी गायब कर दूं। कौवे को ऐसा करता देख तोता डर जाता है। रुक जाओ साधु जी, रुक जाओ। हाँ, अब आया ना लाइन पर, चल दे मेरे पैसे जल्दी दे। लेकिन बाबा, मेरे पास तो अभी 500 ही है। ला, जल्दी से वही दे दे। फिर चीकू तोता बादल कौवे को 500 दे देता है। और हाँ, बाकी पैसे भी जल्दी लौटा देना। मुझे वो पक्षी अच्छे नहीं लगते जो पहले तो उधार मांग लेते हैं और बाद में अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। ठीक है, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। हो, जब तक ऐसे पागल पक्षी जंगल में रहेंगे, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने घर की ओर जाता है। बिजली, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति आया है। अच्छा, आ गए तो क्या हुआ? क्या मैं नाचूं? बिजली, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं ऐसी चीज लाया हूँ जिससे तुम नाचने लगोगी। क्या लाई हो ऐसा? फिर बादल कौवा पैसे निकालकर बिजली कौवे को दे देता है। वाह वाह पति जी, इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। जल्दी से अब मेरे लिए भोजन लाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली कौवी रसोई से भोजन लेकर आ जाती है। ये लीजिए पति जी, आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। बादल कौवा जब करेले की सब्जी देखता है तो उसका खून खोल जाता है। ये क्या बिजली, आज फिर करेला? तुम्हें करेलों के अलावा कुछ और भी बनाना आता है कि नहीं? रोज ये कड़वे करेले खाकर मैं थक गया हूँ। अच्छा, तो क्या फिर मैं आपके लिए मुर्गी बनाती? नहीं नहीं, मुर्गी नहीं। याद है पिछली बार मुर्गी के चक्कर में मेरी कितनी पिटाई हुई थी। अच्छा, तुम्हें जो भी सब्जी खानी है वो ले आया करो, मुझ पर ऐसे चिल्लाया ना करो। इससे अच्छा मैं तुमसे शादी ही ना करता, अकेला रहता तो अच्छे अच्छे भोजन खाता। ऐसी बात है तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके में। तो जा, तुझे रोका किसने है? ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अच्छा, पहले ये तो बताओ, तुम घर जाकर अपनी माँ को क्या बताओगी? बोलना क्या है, यही कहूंगी कि बादल मुझे खाने को कुछ नहीं देता और मेरी पिटाई करता है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारी कब पिटाई की? ये तो झूठ है। चल, मैं तेरी पिटाई कर ही देता हूँ। कम से कम तुम घर जाकर झूठ तो नहीं बोलोगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा एक डंडे से बिजली कौवे की पिटाई शुरू कर देता है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। छोड़ो, मुझे छोड़ो, हाय मैं मर गई। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, बता रही हूँ फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हें बुला भी कौन रहा है? फिर बिजली कौवी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। चल बादल, आज से तेरी आजादी के दिन शुरू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। चलो अब जाकर जंगल में घूम कर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए बादल कौवा जंगल में सैर के लिए निकल जाता है। तितली बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ, जंगल के चमन में है। ऐसे गुनगुनाते हुए बादल कौवा अपने दोस्त उल्लुओं के पास जाता है। कैसे हो दोस्तों?
हाँ हाँ, हम सब ठीक है। तभी छोटा उल्लू बोलता है। बादल यार, हमने सुना है कि भाभी तुम्हें छोड़कर चली गई है। नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी छोड़कर नहीं गई, बल्कि मैं ही उसे कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास छोड़कर आया हूँ। दोस्त उल्लुओ, तुम इस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे मदद की जरूरत है। यार काफे, मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुमसे पैसे मांग कौन रहा है। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम्हें तो पता है दोस्तों कि आपकी भाभी नहीं है और मुझे भोजन नहीं बनाने आता। क्या मैं तुम्हारे घर में आकर भोजन खा सकता हूँ? बादल कव्वे की बात सुनते ही वो तीनों उल्लू चुप कर जाते हैं। क्या हुआ तुम तीनों को? बादल यार, तुम्हें तो पता है हम सबकी शादी नहीं हुई है, हम रोज इधर उधर ढूंढकर भोजन खाते हैं। ये सुनकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है। घर आकर बादल कव्वा रसोई में जाता है। बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, क्यों नहीं मैं अपने लिए दाल चावल बना लूँ। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा दाल चावल बनाने लगता है। तभी चूल्हे में धमाका होता है। हाय, मैं मर गया, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी ही बिजली को वापस लेकर आना होगा। अगली सुबह बादल कव्वा बिजली का पी को लेने चला जाता है और वो बिजली के घर का दरवाजा खटखटाता है। बिजली, मेरी प्यारी पत्नी, देखो मैं आ गया तुम्हें लेने। बिजली कभी दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से ही जवाब देती है। अब यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दी अकल ठिकाने आ गई? लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ से चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बादल कव्वा देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली कभी दरवाजा नहीं खोलती। लगता है ये दरवाजा नहीं खोलेगी, शाम को आऊंगा। इतना सोचकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और एक चाय के ढाबे पर जाकर बैठ जाता है। मानो बहन, तुम्हें पता है कल तोते के घर में चोरी हो गई। क्या बात कर रहे हो कबूतर भैया? हाँ मानो बहन, हमारे जंगल में रोज चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ कबूतर भैया, अब हमें सावधान रहना होगा। बादल कव्वा चिड़िया और कबूतर की बातें सुन रहा था। शाम होते ही वो फिर से बिजली के घर जाता है। कव्वा बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली दरवाजा नहीं खोलती। लगता है मुझे किसी और रास्ते से घर में घुसना होगा। इतना सोचते हुए बादल कव्वा घर के आसपास घूमने लगता है और घर में घुसने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी कबूतर बादल कव्वे को घर में ताक झांक करते हुए देख लेता है और वो बादल कव्वे को चोर समझ लेता है। लगता है यही चोर है, अभी पकड़ता हूँ इसे। फिर कबूतर बादल कव्वे को पकड़ लेता है और भी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिलकर बादल कव्वे को मारने लगते हैं। बादल कव्वा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। आज तो मरते मरते बचा। चोर भी तो भला पक्षी ही होता है, भला कोई इतना मारता है। बादल कव्वा इतना बोल ही रहा था कि तभी वो देखता है कि रात के अंधेरे में एक पक्षी छुपता छुपाता उड़ता हुआ जा रहा था। कहीं ये तो चोर नहीं है। इतना सोचकर बादल कव्वा उस पक्षी का पीछा करने लगता है। वो चोर पक्षी बिजली कव्वे के घर में खिड़की से घुस जाता है। फिर बादल कव्वा भी चोर के पीछे पीछे खिड़की से बिजली के घर में घुस जाता है। बादल कव्वा देखता है वो चोर एक कमरे में जाता है। तभी बादल कव्वा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। चोर चोर चोर, बिजली जल्दी आओ, अंदर चोर है। पति जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, जल्दी से पक्षियों को बुलाओ, इस कमरे में चोर है। फिर बिजली कव्वे बाहर जाती है और पक्षियों को इकट्ठा करके वहाँ लाती है। फिर कबूतर, मानो चिड़िया और तोता बिजली कव्वे के साथ आते हैं। पहले इस चोर को तो मैंने मारा था, ये फिर से आ गया, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर, चिड़िया और तोता मिलकर कव्वे को मारने लगते हैं। हाय, मर गया, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी बिजली कव्वे की माँ वहाँ आ जाती है। अरे छोड़ दो पक्षियों, ये चोर नहीं मेरा जमाई है। तो अच्छा बिजली बहन, आप किस चोर की बात कर रही थी? अरे मैं अपने पति की नहीं, बल्कि इस कमरे में चोर बंद है उसकी बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि यही चोर है। कोई बात नहीं कबूतर, मेरी किस्मत ही खराब है। कोई अब उस चोर को भी पकड़ेगा कि नहीं? फिर वो सब मिलकर कमरे के अंदर जाते हैं
और वो सब मिलकर चोर की पिटाई करते हैं। उल्लू यार, तुम थे चोर। तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी मार पड़ी है। ले जाओ पक्षियों इसे। चोर को लेकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ठीक है पति जी, सुबह आराम से चले जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। बिजली, अपनी माँ को बोलो जमाई राजा को कोई 50 का नोट देकर विदा करे। अरे तुम में थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? खुद तो खाली पंखाए हो और बात कर रहे हो 50 की। फिर बिजली की माँ उन दोनों को विदा कर देती है। गरीब चंदू चिड़ा जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाए पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। आओ आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, मैंगो ऑरेंज सब मिलेगी यहाँ। चंदू चिड़े की आवाज लगाने पर भी जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के आगे से उड़ जाते हैं, जबकि उसके पास पानी पूरी समोसा चाट के ठेलों पर पक्षियों का रश था, जिन्हें देखकर चंदू चिड़ा दुखी हो जाता है। सभी के ठेलों पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ और मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी है। ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है। अगर दुकानदारी नहीं चलेगी तो मैं घर के लिए राशन कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगा। बारिश के मौसम में आइसक्रीम का ना बिकना चंदू चिड़े को बहुत परेशान कर रहा था। वहीं चंदू चिड़े का गरीब परिवार भूख से मर रहा था। घोंसले में पड़े चंदू चिड़े के पिता की तबीयत देखकर चंदू की माँ को बहुत चिंता सताई जा रही थी। चंदू के बाबा जी, तुम ठीक तो हो ना? पत्नी, लगता है शरीर से जान निकल रही है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे दवा दे दो। सावित्री अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। वो अपनी बहू मानो चिड़िया से पूछती है, मानो बहू, भला खाली पेट दवा क्या असर करेगी? देखो, अगर रसोई में थोड़ी सी रोटी पड़ी है तो वो दे दो। मानो चिड़िया बहुत उदासी से बोलती है, माँ जी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। बच्चे भी कब से दाना मांग रहे हैं, मगर मुझे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। रुकिए माँ, मैं पड़ोसन कवि के घर से होकर आती हूँ, हो सकता है उनके पास रात का खाना बचा हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपनी टूटी हुई झोंपड़ी से निकलकर पास की पड़ोसन अमीर कवि के पास जाती है। अमीर बिजली कवि तो अपनी रसोई में पकोड़े तल रही थी। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों में से। बारिश के मौसम में ऐसे पनीर के पकोड़े खाने का अलग ही स्वाद है। मानो चिड़िया बिजली कवि के घर बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, बिजली बहन, आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन पड़ा है तो दे दे। आज घर पर पकाने को कुछ भी नहीं था, चूल्हा नहीं चला, बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर से आ गई भोजन मांगने। जब देखो ये भिखारन मुंह उठाकर चली आती है। हाँ, फ्रिज में जो हफ्ता पुरानी दाल और रोटी रखी है वही बासी दाल इसे दे देती हूँ। बिजली कवि फ्रिज में से एक हफ्ता पुरानी दाल और रोटी निकालकर मानो चिड़िया को दे देती है। ये ले चिड़िया, मैंने दाल मखनी और रोटी बनाई थी, तू ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे गरीब परिवार को ऐसा खाना भला कहाँ मिलेगा। बिजली कवि के ताने सुनने के बाद भी मानो चिड़िया चुपचाप वो दाल रोटी लेकर चली जाती है। मम्मा, आज पड़ोसन आंटी ने क्या दिया है? अरे वाह, ये तो दाल मखनी है, मुझे दो जल्दी से। हाँ मम्मा, मुझे भी दो। मुन्नी और बबलू, आप दोनों को तो पता है ना कि आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दवा खानी है, मुझे पहले उन्हें देने दो। लेकिन मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे थोड़ी सी रोटी और दाल दे दें। ऐसा कहते हुए बबलू रोने लगता है। बच्चों चुप कर जाओ, आपके पिता थोड़ी देर में राशन ले आएंगे, मैं आपको भोजन बना दूंगी। दोनों मासूम बच्चों को भूख से मचलता हुआ देखकर उनके दादा को उन पर दया आ जाती है। मानो बहू, जाने दो, पहले मेरे पोतों को दे दो, बच्चे भी तो सुबह से भूखे हैं। न जाने चंदू बेटा आइसक्रीम बेचकर कब तक आएगा। फिर मानो चिड़िया बच्चों को थोड़ी सी दाल और रोटी दे देती है। दोपहर के समय मानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा ये घर अब बहुत कमजोर हो गया है, पता है छत से मिट्टी भी गिरने लगी है। हाँ बहू,
इस घर को बनाए हुए कई साल बीत गए हैं। ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिश और तूफान आ गया तो हमारा घर नहीं सह पाएगा। शाम होते ही एकदम से मौसम खराब हो जाता है और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी ठेले वाले अपना अपना ठेला लेकर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। ए ऊपर वाले, अभी तो आइसक्रीम बिकना शुरू हुई थी, थोड़ी देर यही इंतजार कर लेता हूँ। अगर कोई और पक्षी आ गया तो कुछ पैसे बन जाएंगे। उन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन ले जाऊंगा। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने ठेले लेकर घरों को लौट गए थे, लेकिन चंदू चिड़ा बारिश में ही खड़ा आइसक्रीम बेच रहा था। तभी एक पुलिस वाला कौवा वहाँ आता है। अरे ओ चिड़े, तुझे बारिश नजर नहीं आती क्या? सभी पक्षी अपना अपना ठेला लेकर यहाँ से चले गए हैं। तू यहाँ खड़ा और कितने नोट छापेगा? चल चल, अब मेरा हिस्सा दे और जा यहाँ से। साहब, आज तो जरा भी आइसक्रीम नहीं बिकी, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? थोड़ी सी ही तो बिक्री हुई है। मुझे अपने परिवार के लिए राशन लेकर जाना है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो चल, तुझे जेल में बंद करता हूँ। पुलिस वाले का ये व्यवहार देखकर चंदू चिड़ा डर जाता है और उसने जो थोड़े से पैसे कमाए थे वो भी कौवे को दे देता है और फिर अपना ठेला लिए वहाँ से चला जाता है। मानो चिड़िया के घर में तो छत टपक रही थी और पानी घर के अंदर आ रहा था। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। चंदू जी, लाइए, मुझको पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी से भोजन का सामान ले आती हूँ। आपको तो पता है बरसात का मौसम है, कबूतर चाचा दुकान जल्दी बंद कर देंगे। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बारिश के चलते थोड़ी सी आइसक्रीम ही बिकी थी और वो पैसे भी वो पुलिस वाला कौवा ले गया। बेटा, आज पूरा दिन घर पे भोजन नहीं बना और अब भी हमारे पास राशन नहीं है। क्या तेरे पिताजी और बच्चे भूखे रह सकते हैं? मानो तुम आज जाकर कबूतर चाचा से उधार ले आओ। चंदू जी, मैं गई थी कबूतर चाचा के पास, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया है। अब जंगल में मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है और जंगल में जोरों की बारिशें होने लगती हैं। चिड़िया का घर तो पहले ही कमजोर था, अब बारिश की वजह से उसकी छत भी टूटने लगी थी। चंदू जी, घर से जितना पानी निकाल रही हूँ उतना ही बढ़ता जा रहा है। 2 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इस बारिश की वजह से आप भी अपने काम पर नहीं जा रहे। अब तो घर में ना खाने को कुछ है और मुझे तो लगता है कि ये घर भी गिर जाएगा। मानो तुम चिंता नहीं करो, ये लो दाल चावल, मैं तोते से मांग कर लाया हूँ। तुम खिचड़ी बना दो, बाबा और मम्मा को दे दो और बच्चों को भी खिलाकर सुला दो, जब तक मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर छत की मुरम्मत करता हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में खिचड़ी बनाने लगती है और चंदू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चंदू चिड़ा जब लकड़ियाँ लेकर लौटता है तो उसका घर टूट चुका था और चंदू चिड़े का पूरा परिवार अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठे थे। चंदू जी, आपके जाने के बाद हमारा घर तो टूटने लगा था। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। चलो, आप सब मेरे साथ चलो। जहाँ से मैं ये लकड़ियाँ काट रहा था, मुझे एक वहाँ बहुत अच्छी जगह मिली है। हम सब वहीं जाकर रहेंगे। फिर चंदू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर घने जंगल की ओर चला जाता है और वो सब एक घने बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ बारिश नहीं आ रही थी। अरे चंदू बेटा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। क्यों ना हम सब मिलकर यहाँ अपने लिए रहने के लिए एक पत्तों का घर बना ले। हाँ चंदू जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ हमें रहने के लिए छत मिल जाए तो ये जगह बहुत सुंदर है। फिर वो सब परिवार मिलकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ और पत्ते लाते हैं और सब मिलकर अपने लिए एक रहने के काबिल घर बना लेते हैं। चंदू बेटा, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। चंदू चिड़ा अपने पिता की आवाज सुनकर जाता है। क्या हुआ पिताजी? बेटा, ये कोई पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, ये तो बहुत कीमती है। ये सब पेड़ चंदन के पेड़ हैं और इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। लगता है बेटा हमारे दिन भी अब बदल जाएंगे।
अब चिड़ियाओं का पूरा परिवार चंदन के पेड़ से लकड़ियाँ काटते हैं और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर जंगल में बेचने जाते हैं, जहाँ उनकी लकड़ियाँ महंगे दामों में बिकती हैं। अब वो परिवार बहुत मेहनत करने लगा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चंदू चिड़ा अपने रहने के लिए जंगल में एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनकी जिंदगी में भी खुशी के दिन आ गए थे। उनके घर में भोजन की कोई कमी नहीं थी। चिड़ियाओं का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियाँ बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम
सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है। अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो। नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूँ मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, जी माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है, जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए। क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आई हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक, मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती, तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर पक्षी हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस विदेश के जंगल में था। शाम के समय मानो चिड़िया अकेली नदी पर बैठी चित्र बना रही थी। वहीं पेड़ के पास चंदू चिड़ा खड़ा होता है और वो मानो चिड़िया को देख रहा होता है। ये चिड़िया कितनी सुंदर है, हमेशा यहीं आती है और यहीं बैठकर चित्र बनाती है, लेकिन क्यों इतनी सुनसान जगह पर भला कौन अकेला बैठता है? लगता है इसके जीवन में बहुत दुख हैं। कभी कभी तो मैं इसे चुपचाप रोते हुए भी देखा है, ऐसा क्यों होगा? तभी चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के पास आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके चित्र देख रहा था। क्या क्या सच में? हाँ, आपके चित्र तो बहुत सुंदर हैं। क्या सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं। फिर मानो चिड़िया चुप हो जाती है और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के साथ बैठ जाता है और वो वहीं बैठे बातें करते रहते हैं। अगले दिन चंदू चिड़ा अपनी माँ को बताता है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो हम सबको भी पसंद होगी। मैं आज ही वहाँ जाती हूँ और तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। फिर चंदू चिड़े की माँ रिश्ता लेकर मानो चिड़िया के घर जाती है। बहन जी, जरा बताइए तो आप कहाँ के रहने वाले हैं?
अरे अरे बहन, हम भी इसी जंगल में रहने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें हम सबकी जिंदगी गुजर रही है। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ मन ही मन में मुस्कुराती है। अरे वाह वाह, बूढ़ी किस्मत उस नौकरानी की। जब शादी होगी उसकी तो उसे वहाँ जाकर भी यही अत्याचार झेलना होगा। वहाँ भी पीटेगी रोएगी और 2 वक्त की रोटी को तरसेगी। यही इस चिड़िया की असली औकात है। फिर चिड़िया की सौतेली माँ रिश्ते के लिए मान जाती है। चंदू चिड़े और मानू चिड़िया की शादी हो जाती है। मानू चिड़िया जब अपने ससुराल में जाती है तो वो बहुत डरी हुई थी। बेटी डरो नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आज से तुम ही इस घर को संभालोगी। ये कहते हुए चंदू चिड़े की माँ मानू चिड़िया को गले से लगा लेती है। ये देखते ही मानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्यार के लिए वो बचपन से रो रही थी वो अब उसे ससुराल में मिलने लगा था। अगले दिन जब मानू चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन चिड़िया के घर आती हैं, तो वो देखकर हैरान होती हैं। मानू चिड़िया जंगल में सुबह से ही काले काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थी। कोमल चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। चंदू जी जरा देखो ना, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ कोमल, बादलों का रंग देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज जमकर बरसात होगी। उसी समय मीना और बबलू दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास आते हैं। मम्मा मम्मा, मैं नदी के पास अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? प्लीज जाने देना मम्मा। नहीं बबलू बेटे, आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो कितने काले बादल हैं। मम्मा अगर बाहर नहीं जाएंगे तो हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। मीना ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान में एक जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकती है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे जंगल में पानी भरने लगता है। मीना और बबलू खिड़की से बाहर उदासी से देख रहे थे। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ बबलू भैया, लगता है आज पूरा दिन घर के अंदर ही बिताना पड़ेगा। कुछ देर के बाद अचानक हवा के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। मम्मा मम्मा जरा सूंघो, कैसी मजेदार खुशबू है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बबलू, मीना, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो ये गर्मा गर्म मैगी की खुशबू लग रही है। अभी सब खुशबू का अंदाजा लगा ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने बंटी कबूतर छाता लिए खड़ा था। आओ आओ बंटी, अंदर आओ। चंदू चिड़ा बंटी कबूतर को अंदर ले जाता है। कोमल बहन, चंदू भाई, क्या आप सभी को भी वो प्यारी सी खुशबू आ रही है? हाँ बंटी भैया, खुशबू तो आ रही है, परंतु इतनी तेज बारिश में ये कहाँ से आ रही है? अरे आपको नहीं पता क्या, नदी के पास एक नई और बहुत सुंदर मैगी की दुकान खुली है। सच में बंटी अंकल, क्या मैगी की दुकान खुली है? हाँ सच मीना, मैं खुद अभी वहाँ से देख कर आ रहा हूँ। मम्मा पापा प्लीज हमें भी वहाँ चलना है। चिड़िया बच्चों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन बच्चों का उत्साह और खुशी देखकर वो मुस्कुरा देती है। ठीक है बच्चों, चलो हम सब चलेंगे, परंतु कोई अकेला नहीं भागेगा, सब पक्षी साथ जाएंगे। बच्चे अपनी मम्मा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी अपने रंग बिरंगे छाते लेकर निकल पड़ते हैं। कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ और बंटी बबली, चीकू तोता, चिंकी तोती बारिश में उड़ते हुए नदी की तरफ जाने लगते हैं। उधर पास के एक सूखे पेड़ पर बादल कौवा, बिजली कवि और उनका छोटा बेटा जुगनू बैठे ये सब देख रहे थे। मम्मा देखो ना, सब पक्षी कितने खुश हैं और मैगी खाने जा रहे हैं। हाँ बेटा, पूरे जंगल के पक्षी वहाँ जा रहे हैं और हमें तो किसी ने पूछा तक नहीं। बिजली, मुझे तो इन पक्षियों की ये खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये हमेशा हंसते रहते हैं। मम्मा मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी मैगी खानी है। जुगनू, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो
चुपचाप बैठे रहो। अपनी पत्नी की बात सुनकर बादल एकदम मुस्कुराता है, क्योंकि इसके दिमाग में एक शरारत आ चुकी थी। क्या हुआ अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो? मतलब पापा, क्या हम बगैर पैसों के मैगी खाएंगे? जुगनू, बस तुम देखते जाओ, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सबकी पिकनिक और मैगी का मजा एक पल भी खराब हो जाएगा। चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हुए वो तीनों कौवे भी चुपके से पक्षियों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी पक्षी नदी के किनारे बनी नई मैगी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकान बहुत सुंदर थी। इसके ऊपर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और अंदर बड़े बड़े बर्तनों में धुआं उड़ती हुई गर्मा गर्म मैगी बन रही थी। वाह मम्मा, कितनी प्यारी दुकान है। खुशबू तो यहाँ आकर और भी अच्छी लग रही है। सच कहा बबलू बेटे, मुझसे तो अब रुका भी नहीं जा रहा। मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। चीकू की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। दुकानदार मुस्कुराकर सबका स्वागत करता है। आओ आओ पक्षियों, अंदर आओ। इतने प्यारे मौसम में गर्मा गर्म मैगी का लुत्फ उठाओ। सभी अपने लिए मैगी के कटोरे मंगवाते हैं। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मैगी इनके सामने थी और वो सब मजे से खाने लगते हैं। वाह मम्मा, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाई। जहाँ सब खाने में मगन थे, वहीं दुकान के पीछे बादल कौवा घूम रहा था और मौका तलाश कर रहा था। तभी इसकी नजर दुकानदार के पैसे वाले डिब्बे पर पड़ती है, जिसमें बहुत सारे नोट और सिक्के थे। ये देखकर कौवे की आंखें चमक उठती हैं। बिजली, जुगनू, इधर देखो, मुझे एक आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है बादल? जल्दी बोलो। अगर दुकानदार का ये पैसे वाला डिब्बा यहाँ से गायब हो जाए तो? फिर क्या होगा बाबा? जुगनू, फिर इसकी दुकान में ऐसा हंगामा मचेगा कि सबकी मैगी का स्वाद उड़ जाएगा। हो। जैसे ही दुकानदार रसोई की तरफ मुड़ता है, बादल कौवा मौका देखकर पैसे वाला डिब्बा उठा लेता है और दुकान के पीछे लगी घनी झाड़ियों में छुपा देता है। कुछ देर बाद दुकानदार जब वापस आता है तो वो पैसे रखने के लिए डिब्बा देखता है, परंतु वहाँ डिब्बा नहीं था। अरे ये क्या हुआ? मेरे पैसे वाला डिब्बा कहाँ है? अभी तो यहीं रखा था। दुकानदार की बातें सुनकर सभी पक्षी चौंक जाते हैं। क्या हुआ दुकानदार भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बंटी कबूतर, मेरे पूरे दिन की कमाई और सारे पैसे इस डिब्बे में थे। कोई इसे चोरी